तो आज हमारे सामने जर्मन भाषा की मूल बातें सिखाने वाली कुछ बहुत ही दिलचस्प स्लाइड्स हैं जी। और हमारा मिशन है कि हम इन्हें एक एक करके समझें ताकि मतलब जर्मन व्याकरण की जो नींव है वो मजबूत हो सके। बिल्कुल। और ये दो क्रियाएं हैं, haben और sein। जर्मन भाषा के स्तंभ। हाँ, आप इन्हें स्तंभ कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। इन्हें समझे बिना जर्मन में आगे बढ़ना लगभग असंभव है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जर्मन में सोचने के तरीके को दिखाते हैं। एकदम सही कहा। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा का शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहली स्लाइड का शीर्षक ही यही है, जर्मन व्याकरण की नींव, haben, sein और आत्म परिचय। और यहाँ नींव शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, वैसे ही जर्मन पर पकड़ बनाने के लिए इन विषयों को समझना जरूरी है। जी। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ आज की चर्चा के 4 मुख्य बिंदु दिए गए हैं। हाँ, एक तरह का रोड मैप है। पहला है भाषा के स्तंभ, haben और sein का प्रयोग। दूसरा, व्यावसायिक पहचान और उसके लिंग आधारित नियम। ठीक है। तीसरा, आत्म परिचय मतलब अपना इंट्रोडक्शन देने का सही तरीका। और चौथा, अभ्यास। ये रूपरेखा सीखने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना देती है। हम क्रियाओं से शुरू करेंगे, फिर उन्हें पहचान और परिचय में कैसे इस्तेमाल करें ये सीखेंगे, और अंत में अभ्यास से सब पक्का कर लेंगे। बिल्कुल। तो चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड है क्रिया haben पर। इसका मतलब है टू हैव या पास होना। हाँ, इसका मुख्य उपयोग तो स्वामित्व यानी पोजेशन दिखाने के लिए होता है। जी। जैसे मेरे पास एक घर है या मेरे पास एक किताब है। जी, ich habe ein Haus। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम भी है। हाँ, और मुझे लगता है यहीं से भाषा मजेदार होनी शुरू होती है। बिल्कुल। जर्मन में भूख, प्यास या डर जैसी शारीरिक संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए haben का इस्तेमाल होता है। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब हम हिंदी में कहते हैं मैं भूखा हूँ। हाँ, जिसका सीधा अनुवाद होगा I am hungry। लेकिन जर्मन में वे कहते हैं ich habe Hunger, जिसका मतलब हुआ I have hunger या मेरे पास भूख है। ऐसा क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये भाषा के दुनिया को देखने के तरीके को दिखाता है। जर्मन भाषा में भूख या प्यास को एक अवस्था के बजाय एक अस्थायी चीज के रूप में देखा जाता है जो आपके पास है। अच्छा, मतलब ये मेरी पहचान का हिस्सा नहीं है, ये बस एक कामजाग है जो अभी है और बाद में चली जाएगी। एकदम सही। ये एक छोटा सा बारीक अंतर है, लेकिन जर्मन सोच की पहली झलक यहीं मिलती है। वाह! तो अब इस क्रिया को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसके अलग-अलग रूप देखने होंगे। जी, जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। अगली स्लाइड इसी पर है। हाँ, ये है haben की तालिका। मैं इसे पढ़ती हूँ। ich यानी मैं के साथ लगता है habe। ich habe मेरे पास है। du यानी तुम के साथ hast। du hast तुम्हारे पास है। और ers यानी वह के साथ hat। er hat उसके पास है। यहाँ एक पैटर्न है। du के साथ अक्सर क्रिया के अंत में st लगता है और er zs के साथ t। अच्छा, और वे यानी हम के साथ? वेल के साथ क्रिया अपने मूल रूप में रहती है, haben, wir haben। और ihr यानी तुम सब के साथ? habt। जी, अंत में t लग गया, ihr habt। और sie जो आप या वे के लिए इस्तेमाल होता है, उसके साथ भी मूल रूप haben ही लगता है, sie haben। तो याद रखने के लिए wir और sie के साथ हमेशा मूल क्रिया लगती है। ये वाकई मददगार है। तो ये तो हुआ haben, लेकिन मेरी पहचान के बारे में क्या? मैं कौन हूँ? उसके लिए haben काम नहीं करेगा और यहीं पर हमारी दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया sein आती है। अगली स्लाइड क्रिया sein पर, जिसका अर्थ है टू बी या होना। हाँ, यह क्रिया पहचान, गुण, उम्र और स्थान बताने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ये बताती है कि कोई चीज क्या है, न कि उसके पास क्या है। अच्छा, तो जैसे अंग्रेजी में I am, you are होता है? बिल्कुल वही। तो अगर आपको कहना है मैं खुश हूं, तो आप sein का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि खुशी आपका एक गुण है। Ich bin glücklich। एकदम सही। sein आपके अस्तित्व का वर्णन करता है और haben आपके स्वामित्व का। ये बहुत ही मूल अंतर है। ठीक है, तो sein की तालिका पर भी एक नजर डालते हैं। ये थोड़ी अलग है। हाँ, ये एक अनियमित क्रिया है। मतलब इसके रूप किसी सीधे पैटर्न पर नहीं चलते, इन्हें याद करना पड़ता है। ich के साथ है bin, ich bin, मैं हूँ। du के साथ है bist, du bist, तुम हो। ses के साथ ist, ist, वह है। ये तीनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और फिर से वीर और जी के लिए रूप एक ही है। जी,
दोनों के लिए सिंड का प्रयोग होता है। वीर जिंद हम हैं, जी सिंड आप हैं या वे हैं। और आखिर में एर के साथ साइड, ईयर साइड, तुम सब हो। ये क्रिया इतनी जरूरी है कि इसके बिना आप शायद ही कोई वाक्य बना पाएंगे। Das ist ein Tisch, यह एक मेज है। Wir sind hier, हम यहाँ हैं। तो अब हमारे पास ये दो शक्तिशाली औजार हैं, हाबिन और साइन। जी। अब देखते हैं कि अगली स्लाइड इन्हें मिलाकर कुछ व्यवहारिक बनाना कैसे सिखाती है। अगला विषय है व्यावसायिक पहचान और लिंग नियम। ये बहुत ही उपयोगी नियम है और जर्मन भाषा की एक खासियत भी है। नियम बहुत ही सरल है। क्या है नियम? किसी भी पुरुष वाले पेशे के शब्द के अंत में इन लगा देने से वो महिला के लिए बन जाता है। अच्छा, जैसे स्लाइड में उदाहरण है, पुरुष शिक्षक है der Lehrer, हाँ, और अगर महिला शिक्षक है तो die Lehrerin। बस इन जोड़ दिया। ये तो बहुत आसान है। हाँ, ये जर्मन व्याकरण के उन हिस्सों में से हैं जो बहुत सुसंगत हैं। der स्टूडेंट बन जाता है die Studentin, der Engineer बन जाता है die Ingenieurin। ये नियम लगभग हर पेशे पर लागू होता है। ये जानने के बाद अब हम शायद अपना परिचय देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगली स्लाइड में इसका एक ढांचा भी दिया गया है। हाँ, एक 5 कदमों वाला ढांचा। और अब आप देखेंगे कि हाबिन और साइन इसमें कैसे फिट होते हैं। पहला कदम है नाम, Ich bin राहुल। यहाँ साइन का रूप बिन इस्तेमाल हुआ है क्योंकि नाम आपकी पहचान है। बिल्कुल। दूसरा कदम मूल स्थान, Ich komme aus Indien, मतलब मैं भारत से हूँ। तीसरा है निवास, Ich wohne in मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। और चौथे और 5वें कदम पर फिर से साइन की वापसी होती है। जी। चौथा है पेशा, Ich bin मैनेजर, और 5वां है उम्र, Ich bin 30 Jahre alt। दोनों ही मेरी अवस्था या पहचान का हिस्सा हैं, इसलिए बिन का प्रयोग हुआ। ये ढांचा नए सीखने वालों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। ठीक है, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। अभ्यास का समय। अगली स्लाइड में कुछ अभ्यास है। पहला है सही क्रिया चुनने का, हाबन या साइन। ठीक है। पहला वाक्य है Ich hungry, यहाँ जवाब में बिन का प्रयोग हुआ है। हाँ, क्योंकि हंग्री यानी भूखा एक विशेषण है, एक गुण, और गुणों के लिए हम साइन का प्रयोग करते हैं। और अगर यहाँ संज्ञा हंगर होती तो हम कहते Ich habe Hunger। बिल्कुल, ये उस बारीक अंतर को बहुत अच्छे से दिखाता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। सही है। अगला है via ein Haus, यहाँ उत्तर है haben। ये तो सीधा है, घर एक स्वामित्व वाली चीज है, पोजेशन है। तीसरा er स्टूडेंट, यहाँ ist लगेगा क्योंकि छात्र होना उसकी पहचान है। जी। और चौथा ihr Zeit, मतलब तुम सबके पास समय है, यहाँ habt लगेगा क्योंकि समय का होना भी एक तरह का पोजेशन माना जाता है। हाँ, और आखिरी du schön, तुम सुंदर हो, यहाँ bist लगेगा क्योंकि सुंदरता एक गुण है। ये अभ्यास दोनों क्रियाओं के बीच के अंतर को सच में मजबूत करता है। जी। अगली स्लाइड में लिंग परिवर्तन और अनुवाद का अभ्यास है, जैसे der Lehrer से die Lehrerin और der Kellner से die Kellnerin। और अनुवाद वाले हिस्से में एक वाक्य है, वो लड़की इंजीनियर है। इसका अनुवाद होगा Sie ist Ingenieurin। यहाँ दो बातें एक साथ आती हैं। एक तो पहचान बताने के लिए जाइन का रूप ist लगा, और दूसरा क्योंकि वो एक महिला इंजीनियर है तो इंजीनियर में इन जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि कैसे ये छोटे छोटे नियम मिलकर एक सही वाक्य बनाते हैं। ये अभ्यास सच में सब कुछ एक साथ ले आता है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से में आते हैं, दैनिक उपयोग के वाक्य। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ निर्देश है कि हम हर जर्मन शब्द को 2 बार दोहराएंगे ताकि सुनने वाले भी साथ में अभ्यास कर सकें। बिल्कुल, ये एक अच्छा तरीका है भाषा के प्रवाह और उच्चारण को पकड़ने का। मैं शुरू करता हूँ, सुनने वाले भी दोहराने का प्रयास करें। हालो, हालो, नमस्ते या हेलो। गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, सुप्रभात, गुटन आख्त, गुटन नाख्त, शुभ रात्रि, डंके, डंके, धन्यवाद, पिट्ठे, पिट्टे, कृपया, या, हाँ, नाइन, नाइन, नहीं, Entschuldigung, Entschuldigung, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, vielen Dank, vielen Dank, ich heiße, ich heiße, मेरा नाम है। मेरा नाम ये है। ये ich bin का एक विकल्प है। Freut mich, Freut mich, आपसे मिलकर खुशी हुई। alles gut, Alles gut, सब ठीक है। यह बहुत उपयोगी है। अब कुछ और वाक्य है अगली स्लाइड पर। जी, चलिए इस अभ्यास को जारी रखते हैं। मेरे साथ दोहराएं। Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? आप कैसे हैं? यह औपचारिक तरीका है। Mir geht es gut, Mir geht es gut? मैं ठीक हूँ। Ich verstehe nicht। Ich verstehe nicht, मैं नहीं समझा या समझी। Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? Hilfe, Hilfe, मदद कीजिए। was ist das? Was ist das? यह क्या है?
Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. मुझे भूख लगी है. Ich habe Durst. Ich habe Durst. मुझे प्यास लगी है. Ich komme aus. मैं चील से हूँ. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. 1 मिनट रुकिए कृपया. Kein Problem. Kein Problem. कोई बात नहीं. Bis später. Bis später. बाद में मिलते हैं. इस अभ्यास के बाद हमारी अगली स्लाइड एक निष्कर्ष पर पहुंचती है. हाँ, जिसमें यही दोहराया गया है कि आज हमने haben और sein को समझा और आत्म परिचय का तरीका सीखा. साथ ही यह भी याद दिलाया गया है कि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है. बिल्कुल. रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से ही ये नियम आपकी आदत में शामिल होंगे. और हमारी सामग्री का अंत होता है एक प्यारे से शब्द के साथ, दानकशून. यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. See you in the next lesson. तो ये थी जर्मन भाषा की नींव पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा. हमने देखा कि कैसे सिर्फ 2 क्रियाएं भाषा की पूरी संरचना को थामे हुए हैं. हाँ, और ये सिर्फ व्याकरण के बारे में नहीं था. haben और sein के बीच का अंतर हमें भाषा और संस्कृति के रिश्ते के बारे में भी बहुत कुछ बताता है. बिल्कुल. और इसी बात पर मैं आज के सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ. जरूर. हमने चर्चा की कि कैसे जर्मन में मेरे पास भूख है कहना आम है. भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, ये वास्तविकता को देखने का एक लेंस भी है. जरा सोचिए, जब आप किसी भावना या संवेदना को अपनी पहचान का हिस्सा, मतलब मैं भूखा हूँ, मानने के बजाय एक बाहरी वस्तु, मेरे पास भूख है, हाँ मेरे पास भूख है, इस रूप में देखते हैं, तो क्या इससे उस भावना पर आपके नियंत्रण का एहसास बदलता है? ये तो बहुत गहरा विचार है. इस पर विचार जरूर कीजिएगा. अभी लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सच तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक वो फैलता नहीं. और सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल को अभी सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से लड़ी जाती है. सच्ची आजादी विचारों की मुक्ति से शुरू होती है.